अभी आपको एक शोर सुनाई देने वाला है, केवल सुनिएगा आप लोग। नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। ये शोर इस देश के भविष्य का है, इस देश के बच्चों का है। कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाँचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। इस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, और धीमा ही सही मगर एक तमाचा इसके मुंह पर मारा तो है। नमस्कार, DesiThika.net में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष बाजपेयी। अब मैं बैठने वाला हूं, पधारने वाला हूं। अभी हम जहां पर बैठे हुए हैं इसे जबलपुर का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, मतबी गौरी घाट है, जहाँ से माँ नर्मदा होकर गुजरी हुई हैं। चट्टानों में होती हुई, चट्टानों के ऊपर लहराती हुई, बलखाती हुई अपने मार्ग में प्रशस्त होती चली जा रही हैं। इस घाट के किनारे आने वाला हर एक व्यक्ति इस बात को बखूबी जानता है कि यहाँ पर सिद्धि, साधना, तंत्र, यंत्र, मंत्र सबकी प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में ईमानदारी का भाव होना चाहिए, और यदि आपके मन में ईमानदारी का भाव है और आप पूरी तरह से निष्ठावान हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में प्रशस्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे जिसके विषय में कभी ना कभी आपने सोचा होगा। एक बड़ा सवाल जो आप लोगों के जहन में आता होगा कि महाभारत और रामायण आजकल टीवी चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक परंपरा हुआ करती थी, गुरु और शिष्य की परंपरा, जिसके ज़रिए गुरु बैठाकर अपने बच्चों को शिक्षा और विद्या दिया करते थे। लेकिन क्या आज के वक्त में वो विद्या मौजूद है जिसको देने वाले शिक्षक आज भी बाकायदा अपने कर्तव्यों का और अपने निष्ठा से पूरा निर्वहन कर रहे हो? हैं, लेकिन उनको आप देख नहीं पाते हैं, वो आपसे मिल नहीं पाते हैं। बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से तटस्थ होकर अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमें वो दिख नहीं पाते हैं। आप जब जबलपुर आएंगे, गौरी घाट के नर्मदा के इस तट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही खास शख्स हैं जिन्हें हम कहते हैं पराग दीवान जी। कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश अजब है और हमारे जबलपुरिया सबसे गजब हैं। और यहाँ पर बात हम कर रहे हैं पराग दीवान जी की, जो लगातार इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भी शायद देने की कोशिश ना की जाती हो, या पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ वो प्रयत्न ना किया जाता हो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मात नर्मदे हर। देखिए, इनकी बातों में ही आपको समझ में आ जाएगा, जिस तरीके से ये अपने नारे लगाते हैं कि नर्मदा तट के किनारे हम बैठे हुए हैं, मात नर्मदे हर। यहाँ पर आप यदि मौजूद हैं और इस हुंकार के साथ आप मात नर्मदे हर नहीं बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर वो भक्ति का भाव नहीं है। दूसरी बात, जय हिंद, जय भारत। भारत तभी जय हो सकता है, हिंद तभी जय हो सकता है जब यहाँ पर बैठे हुए बहुत ही शानदार बच्चे वैश्विक पटल पर अपने नाम को रोशन करते हैं। सर, लगभग कितने लंबे अरसे से यह मुहिम आपकी चलती आ रही है? सर 2016 से मैं यहाँ पे इन प्यारे प्यारे फरिश्तों को शिक्षा दे रहा हूँ, और बस एक तमन्ना है कि एक IAS, एक IPS, एक कर्नल, एक ब्रिगेडियर, एक पायलट, एक अच्छा डॉक्टर यहाँ से निकालूं, और वो करके दिखाऊंगा मैं आपको। सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप शिक्षा देते हैं और लगातार हमने भी देखा है, और बचपन में मैथ्स से हमको बहुत डर लगा करता था। जब भी मैथ्स के सर आया करते थे तो लगता था कि भैया मैथ्स की क्लास में ना बैठे तो बेहतर है, और स्पोर्ट्स की कोई क्लास लग जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि जब यहाँ पर अभी हम बैठे हुए थे और कल जिस तरीके से आप पढ़ा रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो लगातार बच्चे भी मग्न होकर आपको सुनते चले जा रहे थे। कैसे हो पाता है ये संभव? सर, ये सिर्फ नर्मदा मैया का आशीर्वाद है। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स को कोई पकड़ के नहीं ला सकता। बिल्कुल सही बात। ये खुद अपनी इच्छा से आते हैं, ये सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ऐसे फरिश्ते आगे बढ़े। बस मेरा यही तमन्ना है कि इस घाट का एनवायरनमेंट चेंज हो। कल मैं रहूं ना रहूं, लेकिन और पराग ऐसे तैयार होते जाएं, ये बच्चे और आगे शिक्षा को बढ़ाएं। जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर जब लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि आप भी उस परिधि से, उस अंतराल से निकल कर आए होंगे, जब आपने इस माहौल को महसूस किया होगा, तो शुरुआत आपसे होती है कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। फिर थोड़े वक्त के बाद वो तुम पर आकर सिमट जाती है, और यही प्रेम का चरम उत्कर्ष होता है, जब आप समझ पाते हैं कि हाँ, असली में प्यार चल रहा है। जब कोई अभिभावक अपने बच्चों को आपके पास भेजता है, पैसे देता है, खर्च करता है पैसे कि हमारा बच्चा देश का भविष्य बनेगा, लेकिन वो बच्चा जब आपके संस्थान में आता है तो आपको सर बोलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो आपको समझने लगता है और उनको समझ में आता है कि नहीं, इनके दिल में क्या है और ये चाहते क्या हैं, तो सर से वो आपको भैया बोलने लगता है। तो ये सर से लेकर भैया बोलने का सफ़र आपके लिए कितना आसान और कितना कठिन रहा है?
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो ही इनका शिक्षक हूँ, अदरवाइज ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है जी। 9 साल की उम्र में मेरे फादर का स्वर्गवास हो गया था और 2016 में मेरी मदर का स्वर्गवास हो गया जी। इसके बाद मेरी फैमिली यही है। आप बिलीव करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़ रात का डिनर इनके साथ करता हूँ, रोज़ रात का, पिछले 7 महीनों से, जब से लॉकडाउन है। और इनके साथ ही संडे पूरा मनाता हूँ। अभी हम लोग 28 को बांधवगढ़ जा रहे हैं, हमने वहाँ पे एक पूरा रिसोर्ट बुक किया है। तो मैं जो भी कमाता हूँ अपनी क्लास से सिर्फ इन बच्चों के लिए कमाता हूँ। और मेरी जो क्लास के बच्चे हैं वो इतने सपोर्टिव हैं मेरे लिए कि वो भी इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी का बर्थडे होता है तो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो जबलपुर के लोग बहुत लवेबल हैं और इन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और रही बात सर से भैया तक का सफ़र पहुंचने के लिए मुझे हर बच्चे के साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी रहता है। अगर एक बच्चा जो गणित में बहुत कमज़ोर है, अगर आप उसको गणित नहीं सिखा पाए तो आप सर ही रहेंगे, लिख लीजिए आप स्टैम्प पेपर पे। और अगर आप उसको गणित सिखा दिए तो आप भैया बन जाएंगे। तो बात होती है समझ की, बच्चे के अंदर जाना, बच्चे को समझाना, उसके साथ उसका हर एक पल, हर एक मोमेंट शेयर करना। जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे भी बड़े गौर से और चाव से आपको सुनते हैं। आप, मुझे लगता है कि जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी और पढ़ाई जब आप कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको भी काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता होगा, या आप शुरू से ही मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे कि आपको समझ में आता हो नहीं यार हमें तो सब समझ में आता है और सारे प्रश्नों के जवाब हम बड़ी आसानी और सहजता के साथ दे देंगे। तब जाकर आपने करना शुरू किया कि नहीं हमको आता है इसलिए हम सिखाएंगे, कि आपको नहीं आता था इसलिए आपने शुरू किया कि नहीं अब हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से आप सवालों के जवाब खोज सकते हैं? देखिए, शिक्षा एक लहर है जी। और हमें उस लहर के अगेंस्ट तैरना है, अगेंस्ट द स्ट्रीम जी। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मैं इन बच्चों को बताता हूँ मैं कभी टॉपर नहीं रहा जी। मैंने इनको ये भी बोला क्लास में अगर 2 बच्चे होते तो मैं सेकंड आता। अच्छा बच्चों, ये बात जो कह रहे हैं पराग भैया, ये सही है? हाँ बेटा, मतलब आप लोग भी भविष्य में पराग भैया बनने वाले हैं। हाँ जी सर। तो बस मैं इनको यही सिखाता हूँ, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि लहरों के साथ तो सब तैरते हैं, जो लहरों के अगेंस्ट तैरे वही असली तैराक है। और तुम एक दिन ज़रूर बहुत अच्छे गणितज्ञ बनोगे। और आज ये स्टेज है, मतलब मैं इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप 5 बच्चे कॉन्वेंट के, 5 अलोयसियस के, 5 क्राइस्ट चर्च के खड़े कर दें 10th के, और मैं अपने 5 खड़े करूँगा 4th क्लास के, और एक कंपटीशन हो जाए ओपन स्टेज में जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये इतने टैलेंटेड हैं, ये हर किसी को मात दे सकते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द सिलेबस फॉर 9th, 10th, 11th, 12th। ये स्क्वायर्स और क्यूब चुटकियों में निकालते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की कहानी बता सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन सबसे अलग, इनमें मानवता है। ये सोचते हैं सबके बारे में, जो आज नहीं सोचता। ये वेब सीरीज नहीं देखते, इनके पास मोबाइल नहीं है, इनके पास टेलीविजन नहीं है। दिन भर घाट पे नारियल बीनते हैं और रात को पढ़ने आते हैं। कौन ऐसा एक अच्छे घर का बच्चा होगा जो दिन भर मेहनत करता हो और रात को पढ़ता भी हो? मुझे बता दें आप। बिल्कुल सही बात कही है आपने। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास सारी सुविधाएं होती हैं। मैं भी जिस परिवेश से आता हूँ वहाँ पर मेरे पास भी वो तमाम सुविधाएं हुआ करती थी जिसके ज़रिए मैं बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ को अचीव कर लिया करता था। लेकिन जो अभाव है, कहा जाता ना, भारत का यदि सही निर्माण आपको देखना है तो आप तभी देख सकते हैं जब आप उन बच्चों को देखेंगे जो अभाव से निकले हुए हैं, क्योंकि अभाव बहुत बड़ा प्रभाव छोड़कर चला जाता है और वैश्विक स्तर पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ता है जिसकी चमक आकाश में हमेशा के लिए जीवंत हो जाती है। सर, एक सवाल यह भी है, घाट के किनारे अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो अपनी मुरादें लेकर आते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि भैया उनको क्षणिक अंधकार को दूर करना है। ये ख्याल आपके दिमाग में आखिर आया क्यों कि चलो 7 महीने पहले आपने जो सोचा कि हम आते हैं घाट के किनारे और बच्चों को शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे, एक नई दिशा देंगे, ये तो सबसे महान काम हुआ, लेकिन ये ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? सर, 2016 से मैंने काम कर रहा हूँ। मेरी मदर का स्वर्गवास जब हुआ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहता था और मैं घाट आता था जी। तो मुझे सबसे पहला बच्चा ये सनी मिला। क्या बात है सनी, एक बार मास्क खोल दीजिए आप अपना, क्योंकि आप भविष्य के बहुत ही बेहतरीन चेहरे हैं और मुस्कुराहट आप इनकी देख सकते हैं कितनी शानदार है। ये मुस्कुराहट किसी अधिकारी के पद पर होने के बाद भी आपको दिखाई देगी, ये मेरा दावा है। हाँ तो मैंने इससे बोला पढ़ोगे? तो बोलता है ठीक है पढ़ूंगा। मैं 50 रुपये रोज दूंगा। तो बस बोलता मैं 4-5 बच्चों को और ले आऊँगा। तो अगले दिन से 5 बच्चे आने लगे, 250 रुपये में देता था जी। 3 दिन दिए, उसके बाद इन्होंने लेना ही बंद कर दिया।
फिर मेरे लिए चीज़ें लाते थे, कभी घाट से गोता लगा के कुछ चांदी की चीज़, कभी घाट से गोता लगा के कोई नर्मदा जी की फोटो मूर्ति। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर पढ़ाता ही चला गया। और लगातार ये सफ़र आपका चलता रहा और लगातार ही आप इस सफ़र को चला रहे हैं। ये जो कारवां आपने शुरू किया है, कहा जाता है कि कभी भी जब आप कोई बड़ा कार्य करते हैं तो पहले विरोध होता है, लोग बड़ा ही विरोध करते हैं कि यार क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन बाबा रणछोड़ दास जी ने कहा है ना, जिनकी फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, आप लोग फिल्म देखते नहीं हैं, लेकिन आमिर खान साहब की फिल्म का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि काबिल बनिए, जिस दिन काबिल बन जाएंगे सफलता आपके कदमों में होगी, और अंततः होता भी वही है। तो ये काबिलियत का जो पड़ाव है, आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, बहुत भीड़ है, आप भी वहाँ खड़े हैं, मैं भी वहाँ खड़ा हूँ। एक लाल एम्बेसडर, काली एम्बेसडर, लाल बत्ती लगी हुई आ रही है, उसमें से सनी उतर रहा है। उतरेगा, निश्चित तौर पे उतरेगा। बस यही मेरा एक सपना है, क्योंकि इंडिया में रह के अगर हम पढ़ रहे हैं और बिजनेस करने बाहर जा रहे हैं, जॉब करने बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भारत के लिए? लेकिन आप भारत में रह के ही भारत के लिए कर रहे हैं, तो ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगे ना। तो बस यही है बस मेरा सपना, और ये मेरा परिवार। एक जो बात मैंने लिखी थी, मैंने कहा था कि डकैत यदि आपको देखने हो, देखिए डकैतों में भी एक मानवता होती थी कि वो किसी अपने को नहीं लूटते थे, ज़रूरतमंद को नहीं लूटते थे, बल्कि उसकी सेवा करते थे। किसी के घर में शादी है तो जो भी धन उन्होंने धनाढ्यों से लूटा हुआ है वो गरीबों तक पहुंचाते थे। यदि वर्तमान परिवेश में आपको किसी डकैत को देखना हो तो आप कुछ मत कीजिए, किसी बड़े स्कूल के सामने चले जाइए और उसका जो डायरेक्टर होगा संभवतः वही एक ऐसा डकैत होगा जो गरीबों का खून भी चूसता है और उनका शोषण भी करता है। लेकिन एक बात जो मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, जो आपने कही है कि आप अधिकारी के रूप में इनको देख पाएंगे, आपको ऐसे कितने बच्चे हैं जिनसे उम्मीद है कि नहीं ये भी अधिकारी बन सकते हैं, वो भी अधिकारी बन सकते हैं, सनी भी बन सकता है, या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक बच्चा उस काबिल है कि वो अधिकारी बन पाए? बच्चों, लाल बत्ती में कौन कौन घूमना चाहेगा बड़े होके? बेटा, लाल बत्ती बंद जरूर हुई है, लेकिन जिस दिन आप लोग बैठेंगे उस दिन लाल बत्ती फिर से शुरू कर दी जाएगी। पराग भैया के बारे में अब एक सवाल जो हम कुछ बच्चों से पूछना चाहेंगे, यदि आप किसी विशिष्ट बच्चे का नाम बताना चाहें तो। सनी इधर आइए, आप बीच में बैठिए। आप हम दोनों के लिए कन्हैया से कम नहीं है। कब ख्याल आया था कि हमको पढ़ना है? ये जो गुर्बत भरी ज़िंदगी हम लगातार जीते आ रहे हैं, यहाँ से हमको निकलना है, कुछ बड़ा करना है। मैं जिनको मानता हूँ, मैं जिनको पूछता हूँ, तहे दिल से इज्जत करता हूँ कादर खान साहब की, वो भी मुझे लगता है ऐसे ही परिवेश से आते थे जहाँ पर सप्ताह भर उन्हें खाने नहीं मिलता था, लेकिन वो एक ऐसा अदना सितारा था जिसने वैश्विक पटल पर अपनी पहचान छोड़ी। तुम्हें कब ऐसा लगा यार छोटे कि नहीं हमको भी कुछ करना है, पढ़ना है और पढ़ के कुछ ना कुछ बनकर दिखाना है? भैया जिस दिन से आए तो उसी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम आरजे बहुत अच्छे बनोगे। हाँ भैया जिस दिन से आए तो उसी दिन से इच्छा हो गई थी पढ़ने की। अच्छा, कितने बार आपने 50 रुपए लिए भैया से? भैया से 3-4 दिन बस लिए थे। अरे वाह, अधिकारी बनने के बाद भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे? नहीं, अधिकारी बनना तो तुम्हारा तय हो गया है। नहीं बनेंगे अधिकारी। नहीं, अधिकारी बनोगे मतलब भ्रष्टाचार नहीं करोगे, यही कहो। हाँ, अधिकारी बनेंगे लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सनी भैया जब पढ़ाते हैं तो क्या कुछ बातें आपको खास लगती हैं कि नहीं यार ये तरीका बहुत अच्छा है? भैया के तो हम लोग को सारे तरीके अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब भैया जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी हर कला में महारथी थे, उस तरीके से आपको समझ में आते हैं कि नहीं भैया जो बोलेंगे वो अकाट्य सत्य हो जाएगा, सबसे बड़ा सत्य हो जाएगा। सनी, कोई ऐसा सवाल होता हो जिसको सुनने के बाद आपको लगता हो कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? भैया सारी अपनी ट्रिक से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट बना के लाते हैं और हम लोग को पढ़ा देते हैं। अच्छा, मतलब ये बहुत ही सरल और सहज तरीका होता है। आप जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, इस पूरी टीम को देख पा रहे हैं, ये जो कारवां आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा सहज नहीं बन पाता है। लोग आपके मुरीद हों ये बहुत कम हो पाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप पैसे तो बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, लेकिन लोग कमाना बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन आपने लोगों को कमा लिया, आप समझ लीजिए कि आपने जीवन में जो भी कुछ किया है वो सही सिद्ध हो गया है और आपका जीवन सार्थक है। पराग सर, मतलब पराग भैया, हमारे लिए भी आप भैया हो चुके हैं, क्योंकि ये जो प्यार है, स्नेह है, ये तभी हो पाता है जब दिल से दिल की बात जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपका आखिरी संकल्प और आगे चलकर जो संकल्प होने वाला है वो क्या है? क्या कुछ आपने ले रखा है? बच्चों, अगला स्टेप क्या है? अपन को क्या खोलना है? स्कूल खोलना है, जहाँ हम सब क्या करेंगे? कुमार विश्वास जी ने क्या खूब बात कही है। यदि आपने सुना हो, उनके बहुत सारे ऐसे वक्तव्य आते हैं जिसमें वो अक्सर कहा करते हैं कि भगवान श्री राम जब तक अपनी अयोध्या में थे तब तक वो केवल राजकुमार राम कहलाते थे, लेकिन जब वो वन गए
वन में जाके उन्होंने संघर्ष किया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाने लगे और उनके आने पर तालियां भी बजती थी, उनका सम्मान भी होता था और हमेशा उनको स्नेह भी दिया जाता था। जिस तरीके से आपने सोच रखा है कि लगातार आप बच्चों को शिक्षा देंगे, हम चाहते हैं कि एक बार आप जो ये फेसबुक लाइव चल रहा है desiteka.net का, उसके ज़रिए समझाने और दिखाने की कोशिश करें किस विधा में आपने बच्चों को पारंगत किया है। अब मैं चाहूँगा कि इस माइक को आप थामें और लगातार आप बताने और समझाने की कोशिश करें। Sure. बैठेगा बच्चों आप लोग। बच्चों, मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। एक आपस में कंपटीशन हो जाए, फिर दूंगा असाइनमेंट। तैयार? तो शुरू करते हैं। आप सर आ जाएंगे? ये शाहरुख भाई हैं, जोरदार तालियां। शाहरुख भाई के लिए तालियां। शाहरुख भाई अपना मोबाइल निकालेंगे और मोबाइल से कैलकुलेशन करेंगे और हम अपने कंप्यूटर को खड़ा करेंगे। तार दब रहा है भैया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शाहरुख भाई किनारे हो जाइए, नहीं तो आप बोलेंगे चीटिंग। सबसे पहले अमन, डस्टर दे देना। तैयार? लड़कियां भी तैयार? हमारा झांसी की रानियां भी हैं बहुत, मैथमेटिशियन एक से एक। तो कोई भी 3 नंबर जो आपको अच्छे लगते हैं उसका स्क्वायर निकालना है। कोई भी 3 डिजिट नंबर बोले। 424 का स्क्वायर। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। 424 का स्क्वायर का मतलब 424 बड़े 424 4 इंग्लैंड के 4 दो इंग्लैंड के 4 दो 4 इंग्लैंड के 2 4 इंग्लैंड के 4 लिखेंगे। 4 को 16 4 को 2 का 8 8 16 4 को 4 बोलेंगे 16 16 का 32 2 को 4 36 2 को 4 बोलेंगे 8 8 16 4 का 16 जोड़ बोलेंगे 4 का 6 1 6 7 1 6 7 6 3 9 1 6 7 1 का 1 उत्तर आए 1 7 9 7 अब करो, आप करो कैलकुलेटर में। मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। ये कर ही नहीं पाए भैया, मैं ही कर लेता हूं। क्या है भैया? 4 2 4 इंटू 4 2 4 179776 179776। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख भाई और नंबर को बड़ा करें, 3 डिजिट नंबर को बड़ा करें। शाहरुख भाई 4 भी ले सकते हैं। बैठ जाए। हाँ 4 भी ले लीजिए। चलो खड़े हो जाओ। पहले 3 डिजिट में जितना बड़ा बोल सकते हैं हम। 982 9 और बड़ा करो ना भैया, और बड़ा कर दो। अरे 9999 से 997 9 और बड़ा कर दें। और अरे ये तो ओरल ही निकाल लेगा वो। इस 999 का स्क्वायर नमस्कार, जय हिंद जय भारत। 999 कंप्यूटर में कर लो। 998008 निकालो। अरे भैया निकाल ही नहीं पा रहे। 999 इंटू 999 998008। क्या बात है सर। अरे भैया तुमने दिमाग ही में कर लिया, ये तो बहुत गलत बात। एक डायलॉग कहा जाता भैया, बाजा फाड़ दिया तुमने तो, बाजा फाड़ दिया बड्डे। हाँ ठीक है, बैठ जाएं और अभी खड़ा करते। दीपक तैयार हो जाएं। ठीक है भैया। अब और आप पूछे 3 नंबर का स्क्वायर और कोई भी। 887 का 887। चल पहाड़ा तुमको कभी याद नहीं हुआ ना? जय हिंद जय भारत। 887 का स्क्वायर मतलब 887 887। निकाल लो भाई। हाँ निकालो मोबाइल। 8 लिखेंगे ना 8 7 लिखेंगे ना 7 लिखेंगे। 8 का 64 आपको 8 से बोला करेंगे 64 64 के अलावा 128 128 का 28 लिखेंगे। 1 6 को दे देंगे। 8 को 7 से बोला करेंगे 56 56 के अलावा 112 8 का 64 जोड़ लेंगे। 4 2 6 107 1 का 1 उत्तर आए 176 76 लिख देंगे। 1 2 को दे देंगे। 8 को 7 से बोला करेंगे 56 56 के अलावा 112 12 लिखेंगे। 1 7 को दे देंगे। 7 का 49 4 2 6 1 6 7 8 7 15 15 का 16 16 का 6 उसको देंगे। 4 2 6 7 2 8 6 1 7 उत्तर 7 8 6 7 सही है बहुत सही है भैया, क्या बात है। जोरदार तालियां दीपक के लिए।
एक आध सवाल और हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम ठीक है भैया, ये तो हो गया मैथ्स जी। अब आ जाते हैं बाबू, खड़े हो जाओ। 1 3 3 1 को तुम्हें भाग देना है 11 से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक लिखा है तो एक बिंदु बना लेंगे, 3 लिखा है तो 3 बिंदु बना लेंगे, 1 2 3। फिर से 3 लिखा है तो 3 बिंदु बना लेंगे, 1 2 3। 1 लिखा है तो 1 बिंदु बना लेंगे। गणित ये कहता है एक बिंदु को एक बिंदु से जोड़ के एक डब्बा बनेगा, एक बिंदु को एक बिंदु से जोड़ दिया एक डब्बा बनेगा, एक बिंदु को एक बिंदु से जोड़ दिया एक डब्बा बनेगा, एक बिंदु को एक बिंदु से जोड़ दिया एक डब्बा बनेगा, एक बिंदु को एक बिंदु से जोड़ दिया एक डब्बा बनेगा। इस वाले कॉलम में 1, इस वाले कॉलम में 2, इस वाले कॉलम में 1। उत्तर आ गया 121। अरे इसका जवाब तो हम भी दे सकते हैं, क्योंकि कल हमने भी क्लासेस अटेंड किए हैं। आखिरी टॉपिक। हाँ जी। सबसे कठिन होते हैं मैथ्स में फॉर्मूलेज। अब शायद आपको भी याद ना हो, किसी को भी याद ना हो, अदरवाइज मत लीजिएगा। अब आ जाते हैं कुछ बच्चों पे जो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। आ जाए फॉर्मूले वाले, जल्दी ऊपर चले जाएं, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ पे खाली जगह पे खड़े हुए। चलो जाओ जल्दी। संध्या, अमन आ गए, आ जाओ। पुनीत, हाथ नहीं निकालना, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, थोड़ा दूर। हाँ, हाथ निकाल के। हाँ ठीक है, फॉर्मूले स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया, गड़गड़ाती ताली, गड़गड़ाओ। बैठिए। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे। राजनीति की बात हो रही है यहाँ पर। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से डह जाए वो किरदार बना कर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको अखबार बना कर क्या पाया, जो शिलालेख बनता उसको साहिल बना कर क्या पाया। ये राजनीतिक धुरंधरों से एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भैया आप लोग बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच आपको मिलते हैं, जब आप गरीबी की श्रृंखला से उभर कर सामने आते हैं तो आप कहते भी हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया हुआ है, लेकिन वो संघर्ष यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने अपने शब्दों में कुछ बयां करने की कोशिश की है कि नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, अमित बारी खिलते हैं पुर से दूर कुंज कानन में, और जाने कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बेशकीमती लाल। मां नर्मदा का ये पावन तट है और ये वो गुदड़ी है जहां पर चुन चुन कर हर एक लाल को रखा गया है। जितने भी धनाढ्य, धन संपन्न, वैभवशाली लोग सुन पा रहे हैं मुझे और देख पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि कभी ना कभी अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजिएगा। जो पैसा आप हो सकता है ज़ाया कर रहे हों बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में पढ़ाकर, शायद पराग भैया के पास आकर वो सार्थक सिद्ध हो जाए। नमस्कार, देसीठेका.net में आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा। हमारे यहाँ लास्ट में आप देखिएगा कितना मन लगा के बच्चे नर्मदा मैया को याद करते हैं। एक छोटी सी हम लोग प्रेयर करते हैं। बच्चों असाइनमेंट दूंगा प्रेयर के बाद, ठीक है? सब तैयार? साथ साथ। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी, त्वदीय पाद पंकजम नमामि नर्मदे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, क्योंकि अब हमारे भैया हो चुके हैं आप। बिल्कुल सही बात है कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा सभी भक्तों पर लगातार अपनी कृपा बनाए हुए हैं। वो हर एक भक्त को बेहद ही सहज और सुलभ समझती हैं। आप उनके पास आइए तो जिस तरीके से आप नर्मदा के तट के किनारे आएंगे और माँ नर्मदा आपको भी लाभान्वित करेगी, पुष्पान्वित करेगी। आप जो भी मनोकामना लेकर आएंगे, एक दीप प्रज्वलित करिए, उसके बाद देखिए आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और हर एक चीज़ वो सीख पाए जिसका उसको हक है, कहा जाता है कि हर देश में एक चीज़ बड़ी कॉमन होनी चाहिए। जिस तरीके से आर्मी में, मतलब मिलिट्री में एक चीज़ कॉमन होती है दौड़, वैसे ही हमारे देश में, हर एक देश में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन होनी चाहिए, वो है शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। यदि स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार आप किसी भी बच्चे को फ्री में देते हैं जो उसका अधिकार है, तो समझ लीजिए आपने अपने देश के भविष्य को बहुत ही बेहतर कर दिया है। कहा जाता है ना, शस्त्र और शास्त्र आपके हाथों में होंगे तब जाके ही आप कोई ना कोई महान कृत्य कर पाएंगे। शास्त्र जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ज्ञान जो दिया जा रहा है पराग भैया के द्वारा लगातार, शस्त्र यहाँ पर नहीं कहते हैं कि शस्त्र उठाया जाए, क्योंकि शस्त्र उठाना कोई भी विकल्प नहीं होता है किसी भी युद्ध को जीतने का। यहाँ पर किसी भी बच्चे के पास जो शस्त्र है वो है कलम, और उसने अपनी कलम की धार को इतना तेज कर दिया है कि आप किसी भी बड़े बड़े स्कूल के बच्चे या कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे के समक्ष जब खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर, ये मेरा दावा है क्योंकि मैं भी इस जबलपुर से जन्म लिया हुआ एक पुत्र हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सभी उन बच्चों को परास्त करने की पूरी कोशिश करेंगे और जिस तरीके से पराग भैया ने इनको ट्रेनिंग दे रखी है, ये परास्त भी कर पाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा desitega.net। तब तक के लिए धन्यवाद।